चैनल का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष से अब उसके आगे की बातें आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ, उस पर आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। उसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी। जैसा कि मैं पहले वर्णन किया हूँ कि सबसे पहले मगध पर राज्य कौन क्या था? प्राचीन वंश का संस्थापक ब्रह्म था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज राजगिरी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जैसा कि मैंने वर्णन किया दोस्तों कि महाभारत काल में जरासंध जो है भीम से, पांडुपुत्र भीम से मल्ल युद्ध किया था, जिसमें जरासंध पराजित हुआ था। जरासंध उस समय बृहद्रथ का पुत्र था। हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन किया था। 52 वर्षों तक शासन किया था। और माता बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रदूत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का नाम कुणिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। कितने वर्ष तक अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में किया था, क्योंकि अजातशत्रु खुद ही अपने पिता का हत्या कर देता है। इसी बात को लेकर के उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या की थी। और 461 ईसा पूर्व में उदयन जो है मगध की गद्दी पर बैठता है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। यानी बिंबिसार के बाद अजातशत्रु और उदयन दोनों ही जैन धर्म के अनुयायी थे। हर एक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अवदस करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बनाया। कहाँ बनाया? वैशाली बनाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली को बनाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। ये क्रम चलता रहा, कभी राजधानी वैशाली तो कभी पाटलिपुत्र। तो कालाशोक ने क्या किया? कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए मौर्य वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, ये तो पूर्व का रहा, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया। पहले पढ़ाए हुए चीज़ों को अब आप लोगों के रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब हम लोग चर्चा करेंगे सिकंदर महान के विषय में। सिकंदर महान
तो आइए सिकंदर महान के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए सिकंदर महान किस तरह जो है भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर का जन्म सिकंदर महान का जन्म जो है 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का जन्म हुआ था। सिकंदर महान के पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था? इसके पिता का नाम फिलिप था। पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक था। फिलिप क्या था? 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक था। कहाँ पे? मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया का शासक था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। यानी फिलिप की हत्या कब की गई? 329 ईस्वी में 329 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या कर दी गई। फिलिप की हत्या कर दी गई। यानी इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर क्या था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका? अरस्तु का शिष्य था। और सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस था। सेनापति सेल्यूकस था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस से युद्ध करना पड़ा। किससे? पोरस या पुरु से युद्ध करना पड़ा। किसको युद्ध करना पड़ा? सिकंदर को। किससे? पोरस से युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिज के युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाइडेस्पिज या वितस्ता के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध दोस्तों जो है 326 ईसा पूर्व लड़ा गया है। 326 या 27 गलत है, लेकिन 326 ईसा पूर्व आप लोगों को ध्यान रखना है। 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर महान और पंजाब के शासक पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। कन्फ्यूजन क्या है? लुसेंट की पुस्तक में ब्यास नदी मिलता है। कहीं कहीं ऐसा सुनने में आता कि नर्मदा नदी को भी देता है, लेकिन अब ये प्रश्न उस पर डिपेंड करता है जो टीचर इसको बनाया रहता है। तो इसका क्लियरेंस होने पर आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो अगर ब्यास उसमें विकल्प में तो ब्यास लगाइए। यदि नर्मदा है तो नर्मदा का कहीं नाम आता है, लेकिन यहाँ पर लुसेंट के तथ्यों को मैं रख रहा हूँ, जो ब्यास नदी के किनारे पर या ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना जो है इनकार कर दी। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत आया था। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है भारत आया था। किससे भारत आया था? किस मार्ग से? स्थल मार्ग से सिकंदर जो भारत 325 ईसा पूर्व भारत में आया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की अवस्था में? 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई। कहाँ पे? बेबीलोन में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति नियारखस था। सिकंदर का जल
सेनापति कौन था? नियारकस था। नियारकस, निर्याकस यानी निर्याकस था। निर्याकस कौन था? सिकंदर का जल सेनापति था। ये तो रहा सिकंदर से जुड़े प्रमुख तथ्य दोस्तों। लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य, ध्यान दीजिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के मुख्य तत्वों को ध्यान दीजिए। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में ईसा पूर्व हुआ था। घनानंद को हराने में, किसको? घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। किसने की थी? घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? चाणक्य ने की थी। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री हुए। यही चाणक्य जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुए। कौन क्या हुए? प्रधानमंत्री हुए। चाणक्य का नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त, क्या नाम मिलता है? चाणक्य मिलता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य 3 नाम थे, और कौटिल्य। इसी तरह कई पुस्तकों में अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन ये नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य प्रसिद्ध नाम थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त के समय में ही चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त के समय में चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। किसकी? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की, जिसका संबंध राजनीति से है। इसका संबंध किससे है? राजनीति से है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जो है 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था? ये जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। कहाँ पे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम समय बिताया। अपना अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला नाम का स्थान पर कर्नाटक में अपना अंतिम समय बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व
जो सिकंदर का महान सेनापति कौन था? सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरह पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया जिसे हेलेना भी कहा जाता है दोस्तों, कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर ने कर दी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस ने काबुल, गंधार, मकरान, हेरात यानी सेल्यूकस ने काबुल, गंधार, मकरान और हेरात को किसे सौंप दिया? ये क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सुपुर्द कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु यानी जैनियों के जैन धर्म के गुरु जैनी गुरु भद्रबाहु से शिक्षा ग्रहण की। किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसकी रचना का नाम था इंडिका। क्या नाम है? इसकी रचना का नाम है इंडिका। किसके? मेगास्थनी के रचना का नाम इंडिका है। मेगास्थनी की रचना का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस यानी चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किसने किया था? उसका वर्णन जो दोस्तों ने एपियानस ने किया था। कौन किया था? एपियानस ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ये चर्चा होता है कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के जो मध्य युद्ध हुआ था उसका वर्णन किसने किया था? तो एपियानस ने किया था। किसने किया था? एपियानस ने। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 500 चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको दिए थे? सेल्यूकस को दिए थे। सेल्यूकस को प्रदान किए थे, उपहार स्वरूप दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुई। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कर्नाटक के
श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगुप्त ने उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों बिंदुसार। अब हम चलते हैं बिंदुसार पे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। हम ये कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर आसीन हुआ। कौन? बिंदुसार। बैठा अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? अमित्र घात। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जो है सुप्रसिद्ध था। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक। अमित्र घात का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार क्या था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? बिंदुसार अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? भद्रसार। भद्रसार कहा गया। ऐसी वायु पुराण के माध्यम से दोस्तों जो मौर्य वंश की जानकारी होती है, क्या होती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। यानी मौर्य वंश में वायु पुराण के द्वारा उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। स्ट्रैबो किसके अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार। स्ट्रैबो के अनुसार जो है कौन? स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस। कहाँ का? सीरिया नरेश एंटियोकस सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा है। एंटियोकस ने डायमेकस नाम का राजदूत जो है किसके यहाँ भेजा? बिंदुसार के यहाँ। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के यहाँ भेजा। किसके यहाँ? बिंदुसार के यहाँ भेजा, जो कि अशोक के पिता थे। अशोक महान के पिता थे। बिंदुसार अशोक महान के पिता थे। इससे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी डायमेकस को मेगास्थनीज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। किससे? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसको? डायमेकस को उत्तराधिकारी माना जाता है। और डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। किसके अनुसार पता चलता है कि सीरिया नरेश एंटियोकस ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार का यहाँ भेजा था? तो स्ट्रैबो के अनुसार पता चलता है। स्ट्रैबो ने वर्णन किया था कि सीरिया नरेश एंटियोकस ने के राजदूत डायमेकस ने बिंदुसार के दरबार पहुँचा था
और यही डायमेकस मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। इसी डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन, यानी बिंदुसार को क्या कहा गया, सिंहसेन कहा गया। सिंहसेन कहा जाता है। ये किस में प्रमाण मिलता है, जैन धर्म में। कहाँ पे मिलता है, जैन धर्म में सिंहसेन मिलता है। सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए, बिंदुसार के समय दोस्तों जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ। कहाँ पे, तक्षशिला में विद्रोह हुआ। ये तक्षशिला जो है उस समय शिक्षा का केंद्र था। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा। किसको, सुसीम को। फिर इसके बाद जो है अशोक को भेजा। ये प्रश्न उठता है कि तक्षशिला का विद्रोह है किसके शासनकाल में होता, तो बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम जाता है और इसके बाद अशोक को भेजा जाता है। इथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने इथिनियस के अनुसार, ये पॉइंट याद करने योग्य दोस्तों, नोट टू द पॉइंट। इथिनियस ने, ध्यान दीजिए, इथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक से क्या मांगा था, सीरिया के शासक से दोस्तों। सीरिया का शासक कौन था, एंटियोकस से बिंदुसार ने क्या मांगा था, मदिरा। पहला मदिरा, दूसरा सूखी अंजीर, तीसरा दार्शनिक, यानी 3 चीज़ों की डिमांड जो है बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस से प्रथम से मांग की थी। ये प्रमाण कहाँ मिलता है, इथिनियस के अनुसार। किसके, इथिनियस के अनुसार पता चलता है। इन चीज़ों में दोस्तों जो है मदिरा और सूखा अंजीर तो एंटियोकस ने भिजवाया, लेकिन दार्शनिक को भारत में बिंदुसार के पास नहीं भेजा। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। ये बात तारानाथ से पता चलता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट में दोस्तों अशोक के बारे में चर्चा करेंगे और उससे बहुत सारे संबंधित प्रश्नों के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो आज मैं यहीं स्टॉप करता हूँ और विराम लेता हूँ दोस्तों। नमस्कार।